हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया कि आज मेरा चैनल पे 100+ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं एंड एवरी कंट्रीब्यूशन काउंट्स। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि आप जब ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ। लेकिन कल वीडियो नहीं डाल पाई, उसके लिए सॉरी। अब कोशिश करूँगी कि वीडियोस रेगुलर आपको मिलते रहे और आपका जो कोर्स है वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एक नया यूनिट, दैट इज ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम ऑलरेडी अपना यूनिट 6 दैट इज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। सबसे पहले समझते हैं कि टीएनसी पिक्चर में आया कब। ठीक, in 1900 only European corporations were major transnational players, but by 1930 American TNC had begun to make their presence felt। तो मतलब कि 1900 में यूरोपियन कॉर्पोरेशंस जो हैं वो ट्रांसनेशनल प्लेयर्स ऑलरेडी आ चुके थे एग्जिस्टेंस में, और 1930 तक अमेरिकन टीएनसीज भी प्रेजेंस अपनी फेल्ट करा चुकी थी। ठीक, The year 1960 marks the beginning of a new era in the corporate transnationalization. In each of the decades from 1960 to the present, world FDI stocks has more than tripled, whereas it only doubled during the first half of the century। 1960 के बाद से और अब तक FDI काफी ज्यादा बूस्टअप हो गया है, और ये किसकी वजह से हो पाया है? ट्रांसनेशनलाइजेशन की वजह से। ठीक है, The phenomenal increase in transnational corporate activity in the later part of the 20th century can be accounted for in large part of technological innovations in transportation, communication, and information processing that have permitted corporations to establish profitable worldwide operations while maintaining effective and timely organizational कंट्रोल। 20th सेंचुरी के आखिरी तक ट्रांसनेशनलाइजेशन ने इतना ज्यादा बूम ले लिया था, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इतने ज्यादा हो चुके थे ट्रांसपोर्टेशन में कहीं या कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, जिसने काफी ज्यादा कॉर्पोरेशंस, एंटरप्राइजेस को हेल्प किया वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस में, कैसे उनका इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल को बनाने में। ठीक है, तो ये तो हुई बात कि कहाँ से आया ये ट्रांसनेशनलाइजेशन। अब समझते हैं कि ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस होते क्या हैं। ठीक है, सो ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट इज ट्रांसनेशनल एंड अदर इज कॉर्पोरेशंस। ठीक, तो ट्रांसनेशनल का क्या मतलब होता है? एक्सटेंडिंग और ऑपरेटिंग अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, अपनी जो डोमेस्टिक बाउंड्रीज हैं, अपनी नेशनल बाउंड्रीज हैं, उसके बाहर जाके अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना, प्रोडक्शन करना, XYZ जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं अपने नेशनल बॉर्डर्स के बाहर जाके करना, उसको क्या कहते हैं हम? ट्रांसनेशनल। ठीक, और कॉर्पोरेशंस का मतलब आपको पता ही है। A transnational corporation or TNC is any enterprise that undertakes foreign direct investment, owns or controls income gathering assets in more than one country, produces goods or services outside its country of origin, और engages in international production। तो TNCs क्या होती हैं? कि ऐसे enterprises होते हैं जो अपनी कंट्री के बाहर जाकर भी बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, या प्रोडक्शन करते हैं, और सिर्फ अपनी ही होम कंट्री तक सीमित नहीं रहते हैं। ठीक है, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं वो होम कंट्री के बाहर जाकर भी करते हैं। ठीक, अब आप इससे कंफ्यूज ये मत होइएगा कि सेम प्रोसेस तो MNCs भी करती हैं। देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन MNCs एंड TNCs, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको दो डेफिनेशन दी है ताकि आपको कन्वीनियंट जो लगे आप वो याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। अ ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन इज अ कंपनी दैट ऑपरेट्स इन एट लीस्ट 2 countries
Its organization is hierarchical with headquarters and research and development, that is R&D, often located in home country, while the centers of production tend to be overseas. रीजनल हेडक्वार्टर्स में डेवलप एज द कंपनी बिकम्स मोर ग्लोबल। तो मतलब टीएनसीज ऐसे एंटरप्राइजेस या ऐसे कॉर्पोरेशंस होते हैं जो कि एक से ज्यादा कंट्री में एस्टैब्लिश्ड होते हैं, ठीक है। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक हायरार्की के अकॉर्डिंग काम करता है, चाहे वो टॉप टू बॉटम हो या बॉटम टू टॉप हो, ठीक। और इनके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ये कहाँ रहता है, इनकी होम कंट्री में। लेकिन जैसे जैसे इनका प्रोडक्शन बढ़ता जाता है ये मार्केट कैप्चर करते जाते हैं और डिफरेंट होस्ट कंट्रीज में, तो ये जो अपने रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं वो अपनी होम कंट्री से बाहर भी स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि टीएनसी होती क्या है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं हम लोग। देखिए टीएनसी के एग्जाम्पल्स जैसे कि आप देख रहे हैं, मैकडोनल्ड्स है, नेस्ले है, पैनासोनिक, फोर्ड, ये सब क्या है, टीएनसी एग्जाम्पल। अब ये कैसे हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए मैकडोनल्ड्स की जहां तक बात है कि मैकडोनल्ड्स क्या है, एक फॉरेन एंटरप्राइज है, राइट, और बाहर काम करता है। तो जो इनका टेस्ट और प्रेफरेंस है वो भी इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं है, इंडिया से अलग है ना। वहां पे जो बर्गर्स हैं उसमें जो मटेरियल यूज होता है वो ज्यादा नॉनवेज होता है, ठीक। और इंडियंस का टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि यहाँ नॉनवेज नहीं खाया जाता, लेकिन इंडिया को एक वेजिटेरियन कंट्री समझा जाता है, ठीक है। तो इस एंटरप्राइज ने क्या किया, इंडिया की डिमांड को देखी, मार्केट को एनालाइज किया, R&D किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, और ये समझा कि इंडिया में अगर उनको मार्केट कैप्चर करना है तो उन्हें अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाने पड़ेंगे, राइट। फिर इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट में चेंजेस कैसे लाए, जो बर्गर के बीच की स्टफिंग होती है जिसको हम टिक्की, टिक्का जो भी आप कहते हो, उसको उन्होंने चेंज किया, नॉनवेज से किस में कन्वर्ट कर दिया, वेज में, और उसके बाद इंडियन मार्केट में रिलीज कर दिया। इससे क्या हुआ कि लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में उनको समझ में आ गया कि लोग इस चीज को पसंद कर रहे हैं, राइट। इस तरह से इन्होंने इंडिया की जो मार्केट है उसको कैप्चर कर लिया, ठीक। अब अगर आप में से किसी ने मेरे पहले की वीडियोस को देखा है तो आपको ये थोड़ा सा सिमिलर साउंड कर रहा होगा कि ये हमने ग्लोबलाइजेशन में पढ़ा था, राइट। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबल प्लस लोकल। लोकल की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए या लोकल की डिमांड को देखते हुए अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस करना, ठीक है। तो टीएनसी बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से ही काम करती हैं, ग्लोबलाइजेशन को ही बेस बना के काम करती हैं। जिस भी कंट्री में जाती हैं, जिस भी होस्ट कंट्री में जाती हैं, वहां पे मार्केट स्ट्रेटेजाइज करके, मार्केट एनालाइज करके अपने प्रोडक्ट्स उसी हिसाब से मैन्युफैक्चर करती हैं और सेल करती हैं। सो आई होप आपको एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया होगा कि टीएनसीज होती क्या और उनका वर्क क्या होता है, ठीक। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ फीचर्स ऑफ टीएनसी। टीएनसी क्या फीचर्स है एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, they see competitive advantage and maximization of profits by constantly searching for the cheapest and most efficient production location across the world। तो कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज होगा उसका जो फर्स्ट मोटिव होता है वो क्या होता है, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। और प्रॉफिट्स कैसे मैक्सिमाइज किए जा सकते हैं, जब उसकी कॉस्ट कम आए, है ना। तो जो प्रोडक्शन है वो काफी चीप हो और जो प्रॉफिट हो बहुत ज्यादा हो, तभी कोई भी एंटरप्राइज काम कर सकता है, चाहे वो टीएनसी हो चाहे वो एमएनसी हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे हैव geographical flexibility, that is they can shift resources and operations to any location in the world। तो TNCs के पास इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपने रिसोर्सेज या ऑपरेशंस को एक जगह से दूसरी जगह आराम से शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, TNCs are normally very large in size as measured by the value of their total sales। मतलब कि ये TNCs जो हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं साइज में, और इतनी ज्यादा बड़ी होती हैं कि कुछ कंट्रीज की अगर हम जीडीपी को भी ऐड कर लें फिर भी टीएनसीज का जो सेल्स है वो कहीं ना कहीं उन कंट्रीज की जीडीपी से भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी होती है साइज में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, द मेन स्ट्रेंथ ऑफ टीएनसी इज देयर कमांड ओवर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। Most TNCs spend 5 to 6% of their sales value on R&D
विच अमाउंट्स टू बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ठीक है, तो टीएनसी की सबसे खास बात क्या होती है कि इनका कमांड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ठीक, तो टीएनसी 5 से 6% अपनी सेल्स का सिर्फ R&D में लगा देती है, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और अगर जब तक आपका R&D नहीं अच्छा होगा तब तक आप किसी भी चीज में एक मैं कहूँ तो इनोवेशन नहीं ला सकते। क्योंकि अगर देखिए आप अगर कोई वनडे एग्जाम दीजिए या मैं कहूँ आपके टर्म के पेपर्स ही हैं, ठीक है, तो आपको भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी कि एग्जामिनर ने क्या दिया था, कितनी बार क्या चीज पूछी गई, किस पैटर्न पे पूछी गई, कितनी बार रिपीट हुई, है ना। तो ये भी क्या हुआ, एक तरह से आपने एनालिसिस किया, रिसर्च किया, तो रिसर्च के बाद ही कोई चीज अच्छी निकल के आ सकती है। सिमिलरली कंपनीज के साथ या एंटरप्राइज के साथ भी यही है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, TNC assets are distributed worldwide rather than focused in one or two countries. For example, 17 of the top 100 TNCs have 90% of their assets in a different country from their head office. तो जो TNCs हैं उन्होंने अपने assets को इतना ज़्यादा widely distribute कर रखा है एक से ज़्यादा countries में कि अगर हम कुछ 100 TNCs को consider करें तो 17 TNCs ऐसी निकलेंगी जो 90% अपनी असेट्स अपनी होम कंट्री के अलावा दूसरी होस्ट कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं। ठीक है, तो ये इतनी ज्यादा वाइड पैटर्न पे होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ अब देखते हैं व्हाई फर्म्स बिकम ट्रांसनेशनल, कि फर्म्स को ट्रांसनेशनल बनने की क्या जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट है टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। डोमेस्टिक मार्केट में अगर ये काम कर रही हैं एंटरप्राइजेस, ठीक है, तो आपकी डोमेस्टिक मार्केट में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, बिजनेस साइकिल में रिसेशन आ सकता है इकोनॉमी में। ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, जो एंटरप्राइजेस हैं वो काफी ज्यादा इनसिक्योर फील करेंगे, रिस्क ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो अपने आप को सेव करने के लिए ये क्या करती हैं कि और डिफरेंट होस्ट कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन सेटअप करे रहती हैं कि ताकि अगर एक जगह से भी लॉस हो तो वो दूसरी जगह से उसको कॉम्पेंसेट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू टैप द ग्रोइंग वर्ल्ड मार्केट। टैप द ग्रोइंग वर्ल्ड मार्केट मतलब जो वर्ल्ड मार्केट है उसको किसी तरह कैप्चर करने की कोशिश करती हैं और इसीलिए अपने प्रोडक्शन को वर्ल्ड वाइड सेटअप करती हैं ताकि ये हर एक जगह पे अपनी प्रेजेंस फेल्ट करा सके। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्स टू इंक्रीज्ड फॉरेन कंपटीशन। देखिए वर्ल्ड मार्केट में अगर कोई एंटरप्राइज काम करेगा तो उसके लिए कंपटीशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो अपने कंपटीशन को कम करने के लिए क्या करती हैं TNCs कि जो कंट्री से इनका कंपटीशन है, ठीक है, वहां पे जाके अपने ऑपरेशंस को सेटअप कर देती हैं। जब वहां पे जाके अपने ऑपरेशंस को सेटअप कर दिया तो जो कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। क्यों, जिससे कंपटीशन था वो जो आके अपने आप ही आपकी ही मार्केट में आपकी ही कंट्री में आके सेटअप हो गई, तो अब दोनों कंपनीज क्या करेंगी, एक साथ हाथ मिला के काम करना शुरू कर देंगी, जिससे वजह से क्या होगा, जो कंपटीशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है टू रिड्यूस कॉस्ट। अब देखिए अब कोई अगर फॉरेन कंपनी है, ठीक है, वो अगर कोई प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज भेज रही है, तो कैसे भेजेगी, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ठीक है, और जब ट्रांसपोर्ट होगा तो कहीं ना कहीं टैक्सेस भी लगेंगे ही लगेंगे, है ना। तो इन सब कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए एंटरप्राइजेस ने क्या किया कि डिफरेंट होस्ट कंट्रीज में खुद को एस्टैब्लिश कर लिया, जिससे कि उनके जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं और जो टैक्स रिडक्शंस हैं उनमें कहीं ना कहीं एक रिडक्शन आ पाए, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है for quicker adaptation to local market changes and better adaptation to local कंडीशन। मतलब कि लोकल मार्केट के अकॉर्डिंग चीजों को चेंज करना या उन चेंजेस को इजीली अडेप्ट करना और लोकल के लिए कंडीशंस को और ज्यादा बेटर कर देना। जैसा कि हमने अपने अभी पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन बेसिकली इस पे काम करते हैं, ग्लोबलाइजेशन पे। तो ये कहीं ना कहीं लाइन आपको ग्लोबलाइजेशन की भी याद दिला रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है to reduce risk of social and political disruption by establishing operations in a number of host countries। देखिए जो डोमेस्टिक कंट्री है या कोई होस्ट कंट्री है, अगर वहां पे कोई पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन है या सोशल डिस्ट्रप्शन है, जैसे अगर पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, रूलिंग पार्टी चेंज हो गई,
तो वो अलग पॉलिसीज फ्रेम करेगी, है ना। तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो फर्म्स हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़े और वो काफी ज्यादा रिस्क पे आ जाए, अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाए। तो इन सब चीज को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं एंटरप्राइजेस, दूसरी कंट्रीज में अपने बिजनेस ऑपरेशंस को स्टैब्लिश करते हैं ताकि जो लॉस है उसको कहीं ना कहीं वो कॉम्पनसेट कर सके और रिड्यूस कर सके। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो फर्म्स है वो ट्रांसनेशनल क्यों होना चाहती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी। नाउ अब डिफरेंस समझ लेते हैं कि एमएनसीज और टीएनसीज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है मल्टीनेशनल कंपनीज ओन अ होम कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज। देखिए जो एमएनसीज होती हैं उनकी क्या होती है, सब्सिडरीज होती हैं। ठीक, लेकिन जो ट्रांसनेशनल कंपनीज होती हैं उनकी कोई सब्सिडरीज नहीं होती हैं, उनकी सिर्फ अपनी कंपनीज होती है। मतलब एमएनसीज में सब्सिडरीज हैं, इसका मतलब ये है कि एक कंपनी कोई दूसरी कंपनी को टेक ओवर की हुई है। मतलब कोई एक पेरेंट कंपनी है, उसकी एक जो छोटी कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, लेकिन ट्रांसनेशनल कंपनीज में या ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं होता है। जो कंपनीज होती हैं वो ढेर सारी होती हैं, कोई भी पेरेंट कंपनी नहीं होती जिसके अंदर कोई सब्सिडरी कंपनी आए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीनेशनल कंपनीज हैव अ centralized management system. ठीक, whereas transnational companies do not have a centralized management system. जो MNCs होती हैं उनका क्या होता है, एक centralized management system होता है। मतलब कि जो भी मैनेजमेंट होता है वो होम कंट्री से ही होगा जहां पे मदर कंट्री है, मतलब कि जहां पे कंपनी स्टैब्लिश्ड है। ठीक है, जितना भी मैनेजमेंट है वहीं से होगा। तो मैनेजमेंट कैसा हुआ, ये टॉप टू बॉटम हुआ। ठीक, वहीं ट्रांसनेशनल कंपनीज में क्या होता है कि सेंट्रलाइज नहीं होता है। तो मतलब कैसा होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है। जहां जहां पे रीजनल ऑफिसेज हैं वहां वहां से उसकी कंट्रोलिंग होती है, ना कि सिर्फ एक होम कंट्री से। फॉर एग्जाम्पल मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे IBM है, एसेंचर है, TCS है। ठीक है, और अगर हम ट्रांसनेशनल कंपनी की बात करें तो आपने शायोमी का नाम सुना होगा। ठीक है, तो शायोमी क्या करता है कि जहां जहां उसके ऑफिसेज है, रीजनल ऑफिस है, वहां पे इन्होंने अपनी कंट्रोलिंग दे रखी है। तो जितने भी मैनेजमेंट में चेंजेस हैं या कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई चेंजेस करना है या कोई डिसीजन लेना है तो वो जरूरी नहीं कि होम कंट्री रहे, जो रीजनल ऑफिसेज हैं वहां से ऐसे डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो इनका जो एक पैटर्न रहता है वो कैसा रहता है, डिसेंट्रलाइज्ड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीनेशनल कंपनीज विल फेस अ बैरियर इन डिसीजन मेकिंग ड्यू टू इट्स सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम। अब अगर कंट्रोलिंग सिर्फ एक जगह पे है तो जब तक वहां से कुछ भी डिसीजन नहीं आ जाता है तो डिसीजन काफी लेट प्रोसेस में हो जाएगा, है ना, जिसकी वजह से क्या है, एक बैरियर भी फेस करना पड़ जाता है। लेकिन ट्रांसनेशनल कंपनीज में, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि काफी डिसेंट्रलाइज्ड रहती हैं और जगह जगह जो ऑफिसेज अपने रीजनल ऑफिसेज सेटअप किए रहते हैं उन्हीं के साथ कंट्रोलिंग होती है और जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है वो उनके पास होती है। ठीक, ट्रांसनेशनल कंपनीज आर एबल टू गेन मोर इंटरेस्ट इन द लोकल मार्केट सिंस दे मेंटेन देयर ओन सिस्टम। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मल्टीनेशनल और ट्रांसनेशनल में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि बहुत से लोग मल्टीनेशनल को ही ट्रांसनेशनल कहते हैं और ट्रांसनेशनल को मल्टीनेशनल, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे का टॉपिक। ठीक है, तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना फीडबैक देना भी मत भूलिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।